ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास कवरेज भारत ब्राजील मजबूत दोस्ती बढ़ता विश्वास। और आइए आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की अहम सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रासीलिया में भव्य स्वागत। अल्वोराडा पैलेस में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की मौजूदगी में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में ब्रासीलिया में राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आतंकवाद से निपटने, गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान समेत कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में समझौता होने की उम्मीद। अगले साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को मिलेगी नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की तरह जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ ब्रिक्स को ले जाएंगे आगे। कोलकाता रेप मामले में भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच पूरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अराजकता, महिला सुरक्षा की स्थिति को बताया चिंताजनक। ममता सरकार पर लगाया आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप। बिहार में नीतीश कैबिनेट ने दी 43 प्रस्तावों को मंजूरी। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए होगा बिहार युवा आयोग का गठन। राज्य की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। और आइए सीधे रुख करते हैं आरेंद्र का और जानते हैं भारत ब्राजील के व्यापारिक रिश्तों को और समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया जया। और निश्चित तौर से व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो भारत और ब्राजील के बीच में अभी बहुत अपार संभावना है, लेकिन मौजूदा वक्त में दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते कहां पे खड़े उसको समझना भी तथ्यों और आंकड़ों के नजरिए से बेहद जरूरी है। द्विपक्षीय व्यापार की बात की जाए तो ये $12 बिलियन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अपार संभावनाएं सीधे तौर पर दिखती हैं। तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाकर, व्यापार और निवेश को, ट्रेड को आगे बढ़ाकर ब्राजील को भारतीय निर्यात लगभग $7.25 बिलियन के आसपास है। ब्राजील को भारत के द्वारा लगभग $7.25 बिलियन के आसपास में निर्यात है। और ऐसे में ब्राजील से भारत को आयात की बात की जाए तो ये लगभग $5.5 बिलियन के आसपास है। यानी इस क्षेत्र में भी बहुत पोटेंशियल है। दोनों तरफ से और ज्यादा सामान की आवाजाही हो सकती है, दोनों देशों की व्यवहारिक और जमीनी जरूरतों को ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए। ब्राजील में भारतीय निवेश लगभग $6 बिलियन के आसपास है और इसीलिए दोनों देश एक दूसरे के देशों में निवेश को बढ़ाने पर भी बात करें, क्योंकि $6 बिलियन के लिहाज से यह संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। इतने बड़े क्षेत्र हैं, इतने बड़ा देश है और इसमें अपार संभावनाएं दोनों ओर से दिखाई पड़ती है। भारत पे ब्राजील का निवेश $1 बिलियन के आसपास है, ये बहुत कम है, इसमें बहुत गुंजाइश है। और इस लिहाज से अभी जो बात होगी आज दोनों ही देशों के प्रमुख नेताओं की शिष्टमंडल स्तर की बातचीत में, उसमें निवेश को आगे बढ़ाने पर विस्तार से बात होती दिखाई पड़ेगी। और तमाम सेक्टर है, चाहे एग्रीकल्चर हो, तमाम या प्रोडक्शन की चीजें हो, जिसमें हम मिलकर काम कर सकते हैं, निवेश को बढ़ा सकते हैं। ब्राजील में भारतीय समुदाय लगभग 4000 के आसपास है। ये भी अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावना, यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिहाज से बहुत गुंजाइश है और बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के माध्यम से ब्राजील की अर्थव्यवस्था को संबल और सहयोग प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय भी जा सकते हैं। व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से अगर भारतीय निर्यात की बात की जाए, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो भारतीय निर्यात की सूची में आती हैं? पेट्रोलियम उत्पाद है, कृषि रसायन मतलब कृषि में इस्तेमाल होने वाले रसायन जो कि फसलों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कहलाते हैं कृषि रसायन। वो एक तरीके से इस निर्यात सूची में है। इसके अलावा तमाम केमिकल्स, रसायन भी इस सूची में आते हैं। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स भी बड़ी संख्या में भारत की ओर से यहां पे जाते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा फार्मा का हब के तौर पर है। तो ये अपने आप में इस सूची में इंजीनियरिंग उत्पाद भी शामिल है, फिलामेंट यार्न और एल्यूमिनियम भी शामिल है। तो जो अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से ये वो तमाम सामानों की सूची है जो दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों का एक
ब्रिज बनते हैं, एक सेतु का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। इसी प्रकार से भारतीय निर्यात में ये तमाम वो चीज़ों का जिक्र हमने किया, इंजीनियरिंग उत्पाद, फिलामेंट यार्न, एल्यूमिनियम, ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में काफ़ी वो तमाम चीज़ें जिसमें भारतीय व्यापारिक रिश्तों को अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बनाता दिखाई पड़ता है। लेकिन कैसे भारत और ब्राज़ील इन क्षेत्रों में इन आंकड़ों से आगे बढ़ते हुए व्यापक स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं, उस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है। इसलिए क्योंकि कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक गुंजाइशें थी लेकिन हमने काम नहीं किया, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नए प्रकार के क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो अपने आप में ये $12 बिलियन से कुछ ज्यादा, लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल बरकरार है। बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे त्रिपाठी जी कि कैसे दोनों देश, अगर हम दक्षिण व्यापार मॉडल की बात करें तो कैसे इसमें एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैसे इन दूरियों को कम करने का ये तमाम तरह के इस वक्त प्रयास दोनों देशों की तरफ से किए जा रहे हैं। किस तरह से आपको लगता है ये एक बहुत अहम कड़ी है? देखिए जया जी, भौगोलिक दूरी मेरे ख्याल से आज के समय में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, मेक्सिको की भी उतनी ही दूरी है भारत से जितनी ब्राज़ील की है, और मेक्सिको ब्राज़ील की तुलना में बहुत छोटा है। ब्राज़ील का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 2.5 गुना ज़्यादा है, ब्राज़ील की जनसंख्या 20 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन मेक्सिको के साथ हमारा जो व्यापार है उतना ही है, करीब करीब जितना व्यापार हमारा ब्राज़ील के साथ है, या नाइजीरिया के साथ जितना व्यापार है उतना ही ब्राज़ील के साथ है। तो ये बड़ा ही इम्बैलेंस्ड है। कोशिश ये की जा रही थी 2007 में, मुझे याद है कोशिश ये की जा रही थी कि 2010 तक $10 बिलियन तक पहुंच जाया जाए। अभी भी 2025 में $12 बिलियन बमुश्किल ये हुआ है। इतने बड़े देश, इतने संसाधन युक्त देश के साथ हमारा व्यापार जो है ये बड़ा पैथेटिक, बहुत कम है। इसको कम से कम $20 बिलियन होना चाहिए था। और कई क्षेत्र हैं, लोहा, इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चर, ये सब चीज, जड़ी बूटियाँ, मेडिसिन। तो क्या लगता है आपको, क्या मुख्य चुनौतियां रही कि व्यापार कम? देखिए मुख्य चुनौतियाँ एक तो ये रही कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ कि भारतीय व्यापारी जो हैं उनको यही लगता है कि ये तो भौगोलिक रूप से बहुत दूर है, 18 घंटे की फ़्लाइट है और 13 घंटे का टाइम डिफरेंस है, यहाँ हम कैसे क्या कर सकते हैं। कई बार मेरे समय में भी भारत ने वहाँ से शुगर इंपोर्ट करने की, चीनी इंपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन दोनों देशों के बीच में दूरी, दोनों देशों के बीच में व्यापारिक जो है कानून वो अलग हैं, वो भी एक इम्पीडिमेंट बनते हैं। तो ये सब अगर इन पर हम ध्यान दें तो मेरे ख्याल से शायद जल्दी ही हमारा व्यापार ब्राज़ील के साथ 2 गुना नहीं तो 1.5 गुना तो हो ही सकता है। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है किस तरीके से तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। अपराजिता जी भी हमारे साथ लगातार बनी हो। अपराजिता जी, क्योंकि बड़ी चुनौतियां रही हैं, लेकिन अब व्यापार जो $12 बिलियन से कुछ ज़्यादा आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, अभी तक जो पहुंचा हुआ, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक बार हम वो फिर से तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया।
भैया मैं दूरदर्शन पे बैठा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके से भजन की प्रस्तुति और प्रधानमंत्री के स्वागत में राम भजन, और प्रधानमंत्री लगातार मंत्रमुग्ध होकर सुनते हुए और ताली एक तरीके से बजा रहे थे। और यहाँ पर भारतीय वाद्य यंत्र भी दिखाई पड़ते हैं, इसमें हारमोनियम है, तबला है और घुंघरू की भी आवाज सुनाई पड़ती। तो ये भारतीय वाद्य यंत्र से लेकर भारतीय संस्कृत की पहचान राम भजन हो, जिससे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। बिल्कुल, और भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्रीय संगीत, कलाएं भाषा की सीमा से परे हैं, और यही तस्वीरें बयां करती हैं किस तरह से राष्ट्रपति लूला भी इसका आनंद लेते नजर आए, इस राम भजन का। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं कि भारत और ब्राजील के बीच जो भारत के जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो कितनी विविधता और कितनी ऊर्जा लाता हुआ नजर आता है? ये पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जिस भौगोलिक दूरी की हमने अभी जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये पीपल टू पीपल कनेक्ट या भारतीय संस्कृति ही उसे बेहद कम कर सकती है। देखिए जया जी, भौगोलिक रूप से हालांकि दोनों देश एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन दोनों बड़े देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, और दोनों देशों में विविधता में एकता की भी भावना है। आप देखें तो वहाँ जैसे भारत में कहते हैं कि हर 10 मील पे बोली बदल जाती है, 20 मील पे वो परिधान बदल जाते हैं। ब्राज़ील में भी कई तरह की संस्कृतियाँ हैं, उत्तरी ब्राज़ील, दक्षिणी ब्राज़ील में, पश्चिमी ब्राज़ील में, अमेजन के क्षेत्रों के पास मनाउस वगैरह में, तो अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को मिलाने की अभी बहुत बड़ी गुंजाइश यहाँ पर हो जाती है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कुछ काम कर रही है इस विषय में, वहाँ से स्कॉलरशिप पे लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय नृत्य, भारतीय कला सीखने आते हैं। यहाँ से भी ट्रूप्स, डांस ट्रूप्स और कल्चरल ट्रूप्स जाते हैं, और वहाँ बड़े अच्छी तरह से रिसीव किए जाते हैं उनको, वहाँ उनका बड़ा स्वागत होता है। और वहाँ के लोगों में एक प्राकृतिक उत्सुकता है भारत के प्रति जी। उस प्राकृतिक उत्सुकता को हमें दोहन करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए जी। और जब देखिए, जब दो देशों के बीच में राजनीतिक संबंध कब अच्छे होते हैं, जब दोनों देशों के बीच में भरोसा होता है। और भरोसा कब होता है? जब दोनों देश के बीच में एक दूसरे के बारे में जानकारी अच्छी होती है। और जानकारी के लिए क्या चाहिए? जानकारी के लिए आपको वहाँ की कला, संस्कृति, वहाँ की भाषा, सभ्यता, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब कला, संस्कृति और जानकारी, ये तो पहला कदम है दो देशों के बीच में अच्छे रिश्ते बनाने के लिए। और चूंकि हमारे पास इतनी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है, तो हमें उनसे साथ साझा करने में कोई कोताही नहीं बरतनी। बिल्कुल खुशी होनी चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उसके साथ इस दिशा में सांस्कृतिक सौहार्द के संबंधों को आगे बढ़ाने पे प्रयास करना चाहिए। अपराजिता जी, हम जिक्र द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को लेकर भी कर रहे थे, और हम समझना इस बात को चाहते हैं कि आखिर ये संबंध कैसे और प्रगाढ़ होंगे। $12 बिलियन से आंकड़ा $20 बिलियन तक पहुंचे, कैसे पहुंचेगा, उसकी व्यवहारिक पहल कैसे हो सकती है, और मौजूदा जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, वो इसमें कैसे एक बड़ा बदलाव ला सकता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? तो एरिया है, जैसे मैंने कहा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी, और वहाँ पे क्रूड मिला है। तो वहाँ की जो नेशनल कंपनी है पेट्रोब्रास, उसके साथ ओएनजीसी विदेश अगर एक अग्रीमेंट कर सकता है, तो वो रिफाइनिंग में हम ओएनजीसी विदेश वहाँ पे ऑलरेडी है, बट और ज़्यादा पैमाने पे जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है एक सस्टेनेबल मोबिलिटी की। तो ब्राज़ील का जो फ्लेक्सी व्हीकल का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हम वहाँ से अगर उनसे हम जब फ्लेक्सी व्हीकल्स डिज़ाइन करते हैं, तो
वो एक एरिया हो सकता है। आप फ्लेक्सी व्हीकल की जब बात कर रही हैं तो उसका आपके मायने जैसे वो एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले जो कंपैटिबल जो इंजन्स होते हैं, आप उसका जिक्र कर रही हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। सो जो फ्लेक्सी, जो रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स दोनों पे चलते हैं। अभी हम यहाँ पे, मैं अगर लिथियम की बात करूंगी तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करूंगी, बट अभी मैंने वो दायरा रखा है फ्लेक्सी व्हीकल्स का। तीसरा चीज जो किया जा सकता है वो हाई शिपिंग कॉस्ट जो अभी है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसको अगर हम उसको लोअर कर सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होगा। क्योंकि जैसे हम वेस्ट एशिया से क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम है। तो अगर हम उसको थोड़ा टैकल कर सकते हैं तो हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। चौथा चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि वो रेगुलेटरी बैरियर्स जो है उसको ईज करना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना होगा कि इंटिमिडेटिंग नहीं हो जाए। एक तो हमारे पास ऑलरेडी लैंग्वेज की बैरियर है, पोर्चुगीज़ और इंग्लिश, तो उसको हल करने के लिए एक विंडो सिस्टम कम करना होगा। लैंग्वेज ट्रांसलेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने होंगे कि लैंग्वेज बैरियर जो है वो स्केल हो जाए। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि एक और एरिया है और वो हमने बहुत पहले से किया है, जैसे ब्राज़ील का कैटल रैंचिंग इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री बहुत फेमस है। और अगर आपने सुना होगा बिल्कुल, तो यहाँ पर नए क्षेत्रों में भी हम यहाँ पर संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अपराजिता हमारे साथ बने रहिए, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी खास कवरेज। भारत ब्राजील मजबूत दोस्ती, बढ़ता विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बेहद भव्य और रस्मी स्वागत है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल पैलेस में किया गया और उसके बाद भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत राम भजन से उनका स्वागत भी किया गया। यकीनन भारत और ब्राज़ील के रिश्तों में हम नई गर्माहट देख रहे हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत हम यहाँ पर देख रहे हैं।
बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण दौरा, जो कि ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं राजकीय यात्रा के तौर पर। 57 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली राजकीय यात्रा है ब्राजील के लिहाज से, और ये पड़ाव बेहद अहम है, क्योंकि अगर हम आपसी रिश्तों के लिहाज से बात करें तो यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत निश्चित तौर से होगी। सहयोग के नए क्षेत्र और द्वार खुलते दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर जो पारंपरिक जो क्षेत्र हैं जिन पे भारत और ब्राज़ील का व्यापार रहा है, उससे आगे बढ़ते हुए नए क्षेत्रों की तलाश करते हुए, यहाँ पर संभावनाओं को खोजते हुए उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री की जो बेहद ऐतिहासिक यात्रा है, इसके दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। साथ ही वैश्विक मंचों पर जिस तरह से भारत और ब्राज़ील का एक आपसी विश्वास और साथ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी एक लंबी पारी का, एक लंबी साझेदारी का तस्वीर पेश करता है। हाल में जिस तरह से ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हमने प्रेसिडेंट लुला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पारस्परिक विश्वास, जो केमिस्ट्री, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखी, और जिस तरह से ब्राज़ील ने भारत की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तमाम महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी और भारत का समर्थन किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ में खास मेहमान डॉक्टर अपराजिता कश्यप जी भी बनी हुई हैं। लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं उनसे और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दोनों देशों के संबंधों में यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर अपराजिता कश्यप जी हमारे साथ मौजूद है। अपराजिता जी, क्योंकि हम द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बात कर रहे हैं, जिसमें व्यापारिक रिश्ते की अगर बात की जाए तो कृषि एक ऐसा सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में ब्राज़ील की महारत है, जिसमें उसके कृषि उत्पाद दुनिया में अपने आप में कहीं भी तमाम इलाकों तक जाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ में दोनों देश एग्रीकल्चर सेक्टर में, एलाइड सेक्टर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस दिशा में आप कैसे देखती हैं संबंधों को आगे बढ़ते हुए? अपराजिता जी। जी, जैसा कि आपने कहा कि एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन तो हमारा ऑलरेडी है। जैसे सोयाबीन, हम वहाँ से ब्राज़ील वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है इंडिया को, तो उस क्षेत्र में तो हैं। लेकिन जहाँ प्रोसेसिंग की बात आती है, फूड प्रोसेसिंग, वहाँ पे इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कहना चाह रही थी कि कैटल रैंचिंग इंडस्ट्री ब्राज़ील में बहुत अहम है, और वो कैटल रैंचिंग इंडस्ट्री क्यों ग्रो किया, और वो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट के ट्रीज़ को काट के वो बढ़ रहा था, क्यों? क्योंकि उसमें नॉर्थ अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्टेड इंटरेस्ट्स थे। तो 3 महत्वपूर्ण कंपनियां, एक मैकडॉनल्ड बर्गर के लिए, एक बॉडी शॉप अपने कॉस्मेटिक्स के लिए, और एक बहुत पॉपुलर आइसक्रीम है रेन फॉरेस्ट क्रंच आइसक्रीम यूनाइटेड स्टेट्स में। तो वो इस ऑलरेडी ब्राज़ील में इनरोड्स कर रहा था, और इस करके कैटल रैंचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई, अभी भी है। तो क्योंकि मीट हमारे यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल होगा, टाइम डिले, वो रैंसिड हो जाएगा। तो एक एरिया है लेदर में हम अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। सो हम ब्राज़ील से लेदर प्रोक्योर कर सकते हैं। अर्जेंटीना में एक बहुत थ्राइविंग इंडस्ट्री है, तो हम ब्राज़ील से भी ये देख सकते हैं। एक और एरिया जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मैं बताना चाहूँगी कि ये पहले तो इधर से उधर गया, फिर अब हम वहाँ से लेके आ रहे हैं। तो एक गिर काऊ है गुजरात की वैरायटी, और वो गिर काऊ क्योंकि वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हीट रेजिस्टेंट ब्रीड है, तो वो यहाँ से गिर काऊ ले जाया गया ब्राज़ील। वहाँ पे होल्स्टीन काऊ जो यूरोप की है, जिसका मिल्क ईल्ड बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ इंटरब्रीडिंग की गई, और जो वैरायटी बनी उसको कहते हैं गिरोलांदो। गिर पहला नाम आ गया, और गिरोलांदो। तो ये एक ब्रीड है जो गिर और होल्स्टीन का है। तो अब क्या हुआ कि हम वहाँ से कैटल सीमेन भारत में ला रहे हैं, बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट के तहत बहुत हाई प्रोडक्टिविटी कैटल की ब्रीड पैदा हुई। तो जैसे ये टू एंड फ्रो मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। फार्मा इंडस्ट्री एक एरिया है जिसमें हमारा बहुत कॉम्पिटेंस है। स्पेस जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा है, या तो हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, बट जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन अगर हम कर सकते हैं, जैसे एम्ब्रायर और HAL, अगर वो हो सकता है तो वो वैल्यू एडिशन होगा। जैसे आपने एग्रीकल्चर में कहा, तो टेक्नोलॉजिकली इंडिया सर्विस सेक्टर में ऑलरेडी ब्राज़ील में बड़े पैमाने पे प्रेजेंट है। सो इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये कंपनी ऑलरेडी अदर सेक्टर्स में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, जो कि एक
डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि हमें क्या मिलता है? ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। तो ये TOT अगर हम ब्राजील और इंडिया में करें तो हम सिमिलर टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपके जैसा आपने शुरू किया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सिमिलर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत सारे एरियाज में बहुत हमारे व्यापार को आगे लेके जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि ब्राज़ील के जो कृषि उत्पाद हैं और जो भारत की जो टेक्नोलॉजी है, अगर इन दोनों का मेल होता है तो दोनों देशों की जो नई आपूर्ति श्रृंखला है उसको एक गति और शक्ति यहाँ पर हम प्रदान कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे की, जो इस वक्त ब्रासीलिया में है और द्विपक्षीय दौरा है भारत के प्रधानमंत्री का 57 वर्षों के बाद में। कैसे भारत और ब्राजील के द्विपक्षीय संबंध, साथ ही साथ दोनों ही देश मिलकर कैसे वैश्विक मंच पर भी एक आवाज में वैश्विक चुनौतियों के समाधान की ओर बात करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते, चलते हैं हमारी सहयोगी जया के पास। तो यकीनन यहाँ पर विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत और ब्राजील के बेहद शानदार और रिश्ते और जो सहयोग दिख रहा है वो काबिल तारीफ है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र, लगातार रिफॉर्म्स को लेकर भारत और ब्राजील आवाज उठा रहे हैं। UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का लगातार समर्थन कर रहे हैं और विकासशील देशों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। बात करें विश्व व्यापार संगठन WTO में ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा के लिए एक साथ खड़े रहते हैं दोनों देश। कृषि सब्सिडी, बाजार पहुंच और व्यापार संतुलन जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर ये अपना पक्ष रखते हैं। विकासशील देशों के लिए न्यायपूर्ण व्यापार नियमों की मांग यहां पर करते नजर आ रहे हैं दोनों देश। यूनेस्को
सांस्कृतिक विरासत, संरक्षण और शिक्षा सहयोग के मुद्दों पर साझेदारी नजर आती है दोनों देशों की। अगर हम बात करें, दोनों देश बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक मूल्यों के पक्षधर हैं। भारत ब्राजील सांस्कृतिक आदान प्रदान भी यूनेस्को के जरिए मजबूत हुआ है। ब्रिक्स, भारत और ब्राजील ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं और जिस तरह से अभी हमने ब्रिक्स के मंच पर भारत और ब्राजील का साथ में सहयोग और समर्थन देखा, वो बेहद अभूतपूर्व था। G20 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में ब्राजील ने सक्रिय भूमिका निभाई और 2024 की अध्यक्षता ब्राजील ने की। ये निरंतरता और साझेदारी का प्रतीक बन गई। G4 ब्राजील और भारत, जर्मनी और जापान साथ मिलकर G4 का गठन करते हैं। वे संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और बहुध्रुवीय विश्व की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इप्सा संवाद मंच, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये एक त्रिपक्षीय समूह है। ये विकासशील दुनिया के 3 महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 महत्वपूर्ण ध्रुवों का प्रतीक है। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 2015 में इसकी शुरुआत की। ब्राजील ISA का सक्रिय सदस्य है और सौर ऊर्जा विकास में भारत के साथ मिलकर परियोजनाओं पर काम कर रहा है। भारत ब्राजील सहयोग सोलर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हरित ऊर्जा निवेश, ऊर्जा समावेशिता के लिए साझी रणनीति पर मिलकर काम कर रहे हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, भारत की पहल पर 2023 में G20 सम्मेलन के दौरान इसकी शुरुआत हुई। जैव ईंधन को वैकल्पिक और हरित ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। भारत और ब्राजील दोनों ईंधन विविधता, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और कृषि आधारित ऊर्जा समाधान पर यहां पर मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपदा प्रतिरोधक अवसंरचना गठबंधन यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI जिसको हम जानते हैं, इसकी स्थापना भारत की पहल पर 2019 में हुई। भविष्य की आपदाओं के लिए अवसंरचना को अधिक लचीला और टिकाऊ बनाने के लिए ब्राजील CDRI का समर्थन लगातार कर रहा है, विशेषकर बाढ़, जंगल की आग और शहरी आपदाओं के संदर्भ में। अगर हम बात करें दोनों देशों के वार्ता मंच, कौन कौन से ऐसे अहम मंच हैं जिसपे दोनों साथ नजर आते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर यहां पर बातचीत हो रही है। हम आगे बात करें तो भारत ब्राजील बिजनेस लीडर फोरम, जहां पर व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग पर लगातार बात होती है। व्यापार निगरानी तंत्र, द्विपक्षीय व्यापार के मुद्दों को यहां पर ट्रैक किया जाता है और हल किया जाता है। आर्थिक और वित्तीय वार्ता, निवेश, व्यापार और मौद्रिक नीति पर सहयोग इस मंच के जरिए शामिल है। संयुक्त रक्षा आयोग, संयुक्त अभ्यास, उपकरण खरीद और जानकारी साझा करने सहित रक्षा सहयोग पर लगातार इस मंच के जरिए बात होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति, अनुसंधान की बात करें, विकास और ज्ञान के आदान प्रदान में सहयोग पर रहता है इस समिति का फोकस। यानी कि वैश्विक मंचों पर विभिन्न समितियों के जरिए भारत और ब्राजील का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल जय, आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से विस्तार से इन तमाम बातों को समझाया कि आखिर किस तरीके से दोनों देश भारत और ब्राजील मिलकर वैश्विक मंच पर एक सुर में, एक आवाज में, एक समझ के साथ वैश्विक चुनौतियों पे समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में खास मेहमान डॉक्टर अपराजिता कश्यप जी लगातार बनी हुई है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आपसी दोस्ती वैश्विक मंच पर और कैसे मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर अपराजिता जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के समय में वैश्विक चुनौतियों का व्यवहारिक समाधान निकाला जाए और इस दिशा में भारत और ब्राजील मिलकर तमाम लंबे समय से अगर बात की जाए तो इस दिशा में काम करते रहे। इस बीच में खास मेहमान हमारे साथ में मिस्टर अचल मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल मिस्टर अचल मल्होत्रा जी आप तक लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि भारत और ब्राजील द्विपक्षीय साथ साथ बहुपक्षीय मंचों पर भी एक सुर में बात रखते हैं और तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे एक तरीके से मुकरते नहीं है, उन पे व्यवहारिक हल निकालकर आगे बढ़ने की बुलंद आवाज रखते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इस आपसी समझ को दोनों देशों के बीच में? मिस्टर मल्होत्रा जी नमस्कार। देखिए, टेक्निकली प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट है ब्राजील की, ये स्टेट विजिट है, बायोलेटरल है, लेकिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया, हमारे जो ब्राजील के साथ संबंध हैं तो बायोलेटरल लेवल पे तो काफ़ी मजबूत हैं ही हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी रीजनल और ग्लोबल डायमेंशंस भी हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं
जिसके ऊपर और ख़ास तौर से वो मुद्दे ग्लोबल साउथ को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और ये ग्लोबल साउथ की जो इंटरेस्ट हैं, जो ग्लोबल साउथ की समस्याएं हैं, उनको किस तरह विश्व के बड़े बड़े जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ कैसे रखा जाए, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, यानी ट्रेड के मामले में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट पे कैसे उसे प्रोटेक्ट किया जाए। आपने देखा अभी हाल ही में जो समिट हुई ब्रिक्स समिट में, उसमें खुले शब्दों में टैरिफ्स को लेकर काफ़ी बड़ा पैराग्राफ उसमें ऐड किया गया। किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये बहुत क्लियर था कि हम कहना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। और ठीक इसी तरह से ग्लोबल बहुत सारे ऐसे ग्लोबल मुद्दे हैं, जैसे आप मान लीजिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ले लीजिए। हमारा ये मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिस परिप्रेक्ष्य में बनाई गई थी कई साल पहले, अब वो हालात परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और ये वो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज के बदलते हुए परिवेश के हिसाब से इसको रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। इसमें जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसको विस्तार करना चाहिए और भारत का इसके अंदर परमानेंट मेंबर होना, ये तो काफ़ी देशों ने खुलकर इसका समर्थन किया है। और इस विषय पे भी भारत, ब्राज़ील और साथ साथ जापान और जर्मनी, ये चारों देश मिलके काफ़ी उसमें जोर शोर से यूएन रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो अब एनवायरनमेंट को ले लीजिए, उसमें आप चाहे सोलर अलायंस की बात कर लीजिए या बायोफ्यूल कोऑपरेशन की बात कर लीजिए, तो बहुत कहने का मतलब सारांश में ये है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स खासतौर से इम्पोर्टेंट है, G20 भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ट्राइलेटरल में IBSA भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वगैरह जिसका जिक्र हुआ, वो सब अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन खासतौर से ब्रिक्स एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू बहुत ही सॉलिड इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आप देखिए जो डेवलपमेंट बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको पूरा जो है मौका नहीं मिल रहा था। IMF और जो वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं उनसे लोन लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो एक साइड में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह के जो स्पेसिफिक कॉन्क्रीट जो सजेशंस लेके भारत, ब्राज़ील और दूसरे देश साथ में मिलकर रखते हैं जी, तो उससे आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हमारी दोस्ती है या जो हमारे रिश्ते हैं, ये सिर्फ दो देशों के बीच में सीमित नहीं है और एक दूसरे से जोग्राफिकल दूरी होने के बावजूद, फिजिकल डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है। लैटिन अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट है, हम इस तरफ हैं, वो उस तरफ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी इम्पोर्टेंट मुद्दों के ऊपर सेम पेज पे हैं और एक साथ मिलकर कैंपेन करते हैं, एक साथ मिलकर इनको आगे बढ़ाते हैं। भला सिर्फ कागजी तौर पे बात करते हैं, बल्कि सामने कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस भी रखते हैं कि किस दिशा में बढ़ना चाहिए और वैश्विक जो ग्लोबल ओपिनियन है उसको इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश हम दोनों देश मिलकर करते हैं। तो इसे इस परिप्रेक्ष्य में देख, इस दोस्ती को इस परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने की जरूरत है। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने अभी ब्रिक्स डिक्लेरेशन की बात की, यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात हो या संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म्स की बात हो, इसको लेकर बहुत ही मुखरता से दोनों ही देशों ने अपनी ये बात उठाई और डिक्लेरेशन में भी, जो घोषणा पत्र में भी बहुत साफ शब्दों में इसे लिखा गया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको लेकर मुद्दा था, जिसको लेकर लगातार भारत अपनी आवाज, बिल्कुल आतंकवाद को लेकर जिस तरह से एक सुर में इसकी निंदा की गई, और ना सिर्फ आतंकवाद की बल्कि जो ऐसी ताकतें जो इस आतंकवाद को पनाह देती हैं और बढ़ावा देती हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की और उसको लेकर भी एक सुर, एकजुटता नजर आई। किस तरह से आप इनको देखते हैं कि भारत के प्रयास यकीनन यहाँ वैश्विक मंच पर साफ तौर पर अपनी मौजूदगी और प्रभाव दर्ज करा रहे हैं? देखिए, आतंकवाद के मुद्दे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से भारत आतंकवाद को लेकर एक ग्लोबल ओपिनियन और ग्लोबल कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद को किसी भी फॉर्म मैनिफेस्टेशन में टॉलरेट नहीं करना चाहिए। बेसिकली जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। और ये खुशी की बात है कि भारत की कोशिशों के चलते हुए, कैंपेन के चलते हुए अब कम से कम ये कंसेंसस तो बन गया है। और आप देखिए, कोई भी बड़ी से बड़ी स्टेटमेंट भी, कोई भी स्टेटमेंट किसी भी मंच से आती है तो उसमें टेररिज्म को लेकर ये बात रखी जाती है और सभी एकजुट होकर कहते हैं कि
आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको मिलजुल के काम करना है। समस्या अभी जो बनी हुई है और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो पीस एंड सिक्योरिटी वाला जो सेगमेंट था ब्रिक्स का, बड़े ही खुले और कैंडिड तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए भाई, अब ये जो इसमें दोगलापन है, जो डुप्लिसिटी है, जो कुछ देश जो अपना रुख अपनाते हैं आतंकवाद को लेके, कन्वीनियंट और पॉलिटिकल कन्वीनियंस और अपनी स्ट्रैटेजिक कन्वीनियंस को देख लेते हैं, तो वो सब चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। आप विक्टिम ऑफ टेररिज्म और परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म, इनको एक ही मंच पे रख के नहीं देख सकते हैं जी। तो खुशी की बात यह है कि जो और दोहरे मापदंड जो कई देशों के हैं, जो उन्होंने कहा उसका वर्ड बाय वर्ड नहीं, लेकिन जो उसकी स्पिरिट थी वो डिक्लेरेशन में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे। तो ये मुझे लगता है काफी बड़ी उपलब्धि है। और अब इसमें अगर लोगों का देखने का नजरिया अगर बदल सके, देखिए होता क्या है कि तो लश्कर-ए-तैयबा अगर इंडिया पे अटैक करता है तो बहुत सी कंट्रीज जो यहाँ तक तो कह देती हैं कि भाई आतंकवाद है, संवेदना भी दे देती हैं, सिंपैथी भी दिखा देती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान को कॉल आउट करने का टाइम आता है तो वो फिर दाएं बाएं देखना शुरू। बिल्कुल, तो यही वजह है कि कहा भारत ने कि दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे और एक राजनीतिक चश्मे से आपको आतंकवाद को देखना बंद करना होगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है बने रहिए हमारे साथ में, लगातार इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा की तस्वीरें और उनके यात्रा के मायने क्या है, इस विषय पे मेहमानों से बातचीत जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। कहाँ खोया रहता है भाई? हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज। भारत ब्राजील के रिश्तों को लेकर खास तौर पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और ऊर्जा सहयोग एक महत्वपूर्ण फैक्टर है दोनों देशों के रिश्तों के बीच। कैसे, आइए समझते हैं आरेंद्र से। शुक्रिया जया। निश्चित तौर से भारत ब्राजील के बीच में ऊर्जा सुरक्षा को सहयोग को लेकर अपने आप में एक नया, कुछ वर्षों में एक आधार तैयार हुआ है और दोनों देश मिलकर इस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं उसके आंकड़े और तथ्यों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा भंडार एक तरीके से तेल रिजर्व का, क्रूड ऑयल्स का ब्राजील में है और अब उसके एक्सप्लोरेशन के माध्यम से भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा
एक अवसर है और ऐसे में भारत और ब्राजील के लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम तथ्य इस बात को इंगित करते हैं कि कैसे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 2020 में भारतीय तेल निगम, जो कि विदेश में काम करने के लिए भारत की संस्था है, उसका ब्राजील के CNPEM के बीच समझौता हुआ। 2020 में हम समझ सकते हैं कि बमुश्किल 4-5 साल पहले ही ये समझौता हुआ है और इस दिशा में तेजी से अब आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2023 में G20 सम्मेलन के दौरान बना ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, क्योंकि जब भारत की G20 की अध्यक्षता थी उस वक्त नई दिल्ली में ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना था। ब्राजील और भारत की पहल कहा जा सकता है इस दिशा में कैसे मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। बायोफ्यूल के लिहाज से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग में एक तरीके से महारत ब्राजील को हासिल है और उस दिशा में भारत के साथ मिलकर और दुनिया की बेहतरी के लिए भी काम किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम में सहयोग लगातार जारी है और अपने आप में 1975 में ब्राजील ने भारत को एथेनॉल सम्मिश्रण ब्लेंडिंग की जो तकनीक है वो एक तरीके से हस्तांतरित की थी। उसके बाद से भारत में काम तो हुआ लेकिन बहुत तेज गति से काम नहीं हुआ। बीते कुछ वर्षों में इस दिशा में खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में बहुत तेज गति से काम किया गया है। ब्राजील कर रहा है गैसोलीन में 27% एथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी उसको सम्मिश्रण कि ये अपने आप में दिखाता है कि ब्राजील के वहाँ की जो गाड़ियां हैं वो एक प्रकार के ऐसे ईंधन से चल रही हैं जिसमें 27% तक वहाँ पे गैसोलीन में एथेनॉल मिला हुआ है और ये अपने आप में ब्राजील में 84% जो वाहन है वो फ्लेक्सिबल ईंधन इंजन से लेस हैं। वहाँ की एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं और ये इसका फायदा सीधे तौर पर ये होता है कि ये गाड़ियाँ प्रदूषण कम करती हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए खतरा कम बनती है। उस दिशा में ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया था। एथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से जो कोशिश है एक तरीके से क्लीन एनर्जी के तरीके से आगे बढ़ा जाए। भारत में पेट्रोल में 15% एथेनॉल मिश्रण अभी मौजूदा स्थिति में कर रहा है। हालांकि इस दिशा में भारत में बहुत अभी काम होना बाकी है क्योंकि ये अभी सीमित दायरे में काम हो रहा है। भारत 2026 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पे लगातार काम कर रहा है ताकि ऐसे काम किया जाए और ऐसे हमारे वाहन हो जो एक तरीके से प्रदूषण कम करेंगे। ये पृथ्वी के लिए बहुत बेहतर होगा, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए भी मददगार होगा। ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बात की जाए तो भारत की ब्राजील के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में लगातार तेजी से भागीदारी बढ़ी है। 4 पेट्रो परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों ने लगभग $3.5 बिलियन का निवेश किया है। यह दिखाता है कि इस दिशा में कैसे तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैव ऊर्जा पर दोनों देशों ने बनाया संयुक्त कार्य समूह, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी एक तरीके से यहां पर काम कर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र के लिहाज से अगर बात की जाए और ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा भी है जो कि दिखाता है इस प्रकार से कि कैसे दोनों देश मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग की बात की जाए तो 2004 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था। हम पीसफुल कोऑपरेशन को तहत आगे बढ़े और उस दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर 2004 एक तरीके से साबित हुआ था। 2004 में ही अंतरिक्ष एजेंसियों, दोनों देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसियां उनके बीच में सहयोग समझौते हुए थे कि कैसे मिलकर हम रिसर्च कर सकते हैं। भारत की जैसे इसरो है ऐसे ही ब्राजील की जो अंतरिक्ष की एजेंसी है, दोनों एजेंसियों के बीच में यह समझौता हुआ था 2004 में। भारतीय उपग्रहों के डेटा एक तरीके से वो ट्रैक करता है, उनका उसको उपग्रह की ट्रैकिंग भी कर रहा है, उसका डेटा शेयरिंग भी चल रही है। भारत ने 2021 में ब्राजील के उपग्रह अमेजियाना 1 को लॉन्च किया था और इस लॉन्चिंग के समय ब्राजील के मंत्री भी भारत के इसरो के सेंटर में मौजूद थे। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से भारत और ब्राजील अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लगातार तेजी से काम कर रहे हैं और भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण एक पड़ाव के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। कैसे दोनों देशों में ऊर्जा हो या अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, इसमें भी तमाम अपार संभावना है। इस विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री इस वक्त ब्राजील के दौरे पे हैं। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है और 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मायने हम लगातार समझ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अपराजिता कश्यप जी हैं, SIS JNU से हैं। इसके अलावा एम्बेसडर अचल मल्होत्रा जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए। डॉक्टर अपराजिता जी, ऊर्जा ज़रूरत को लेकर भी हम पहले बात कर रहे थे, आपने तमाम विस्तार से उस बात को रखा था, लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर भारत बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से काम कर रहा है। इसमें एक तरीके से बहुत आगे है ब्राजील, उसके पास टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से आगे बढ़ के वो काम कर रहा है, इस दिशा में भी कैसे हम और सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बायोफ्यूल के माध्यम से कैसे एक प्रदूषण की समस्या को कम करके हम जलवायु परिवर्तन की समस्या को भी एड्रेस कर सकते हैं, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है ये। जैसा कि आपने कहा कि रिन्यूएबल्स और बायोफ्यूल में ब्राज़ील एक वर्ल्ड लीडर है और इंडिया, आपने अभी जैसे फिगर दिखाया कि इंडिया अपने एथनॉल मिक्सिंग को अभी 20% पे ले जाना चाहता है। तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ये 2nd जनरेशन जो हमारा डेवलपमेंट है, हमने भी कुछ एक्सरसाइज किया है, हमने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए हैं। तो ये जो 2nd जनरेशन बायोफ्यूल अलायंस होगा या एविएशन फ्यूल में भी अगर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, नॉर्मली ऑटोमोबाइल व्हीकल से बढ़ के अगर बायो एविएशन फ्यूल में भी अगर हम बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डिस्कशन लेवल पे है लेकिन अभी फ्रक्टिफाई नहीं किया है। तो जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं है तो हम इस एरिया को प्रोस्पेक्टिव एरिया कह सकते हैं। तो एविडेंशियल कुछ इस तरह का नहीं है, बट इंडिया ने बहुत हद तक ब्राज़ील के बायोफ्यूल सेक्टर में इंटरेस्ट शो किया है और मोस्टली जो एथेनॉल है शुगर केन बेस्ड है, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे पास एक थ्राइविंग शुगर केन इंडस्ट्री है और हम अगर टेक्निकल नो हाउ ला सकते हैं तो हम उसको शुगर खाली बना के जो रह जाते हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम इंडिया 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है वर्ल्ड में, तो ये एक हमारे लिए एक सिचुएशन होगा जब हम नॉन ओपेक कंट्री की तरफ जा सकते हैं। ओपेक पे रिलायंस हमारा कम हो सकता है, वेस्ट एशिया पे हम लेस रिलायंट हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मिस्टर मल्होत्रा, क्योंकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से हमारी एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उस दिशा में बीते कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं भारत ने बहुत बड़ी बड़ी पहल की है और हम अलग अलग देशों के साथ में इस दिशा में सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी के मद्देनज़र अगर हम देखें मौजूदा यात्रा भारत के प्रधानमंत्री की ब्राज़ील के साथ में, और ब्राज़ील के पास जो बड़े भंडार हैं और उसकी जो इस दिशा में बायोफ्यूल को लेकर महारत है, वो कैसे भारत के लिए मददगार साबित हो सकती है, एम्बेसडर मल्होत्रा?
हैं। एक तो ये है कि हमारी जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा, और अभी हमारी डिपेंडेंस जो है वो इम्पोर्ट्स के ऊपर है। तो एक तो ये डिपेंडेंस अभी बनी रहेगी, ऑयल एंड गैस हमें इम्पोर्ट करने ही है। वहाँ सप्लाई चेन्स आजकल डगमगा जाती हैं फॉर वेरियस रीजंस, और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं काफ़ी समय समय पे समस्याएं आ रही हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और इन एनी केस स्ट्रैटेजिकली भी ये इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपनी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, और काफ़ी हद तक हमें इसमें सफलता भी मिली है, और मुझे लगता है एक सेंसिबल डिसीजन है। ये तो एक महत्व है कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अब जब तक हमारी डिपेंडेंस बाहर है तो हमें डिपेंडेंस तो कम करनी है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो हमें रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है। दूसरा ये है जो क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है जी, कि हम क्लीन एनर्जी जो हम जिसके लिए हम कमिटेड हैं, तो उसमें ये बायोफ्यूल अलायंस मुझे लगता है काफ़ी हद तक काम करने वाला है जी, क्योंकि ये उस दिशा में काम करता है, और इसमें भी अगर ब्लेंडिंग होती है तो जाहिर है क्वांटिटी वाइज हमारी डिपेंडेंस या रिक्वायरमेंट कह लीजिए क्रूड ऑयल की कम हो जाएगी, टू द एक्सटेंट कि हम इसमें बायोफ्यूल में अपना जो है ब्लेंडिंग को अगर बढ़ाएंगे तो। बट ये सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, और इसकी फिजिबिलिटी भी है। आपने एविएशन फ्यूल की बात करी, बहुत अच्छी बात है क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री या हमारे जो हवाई जहाज जब होते हैं तो कितना उसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने शायद देखा होगा, अगर अक्सर टिकट के ऊपर लिखा रहता है कि आपने इसमें कितना इसकी जो आपकी गैस एमिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है जी, तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के भारत एक तो अब जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट को अभी लग नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास इतनी विद इन द कंट्री हमने ऐसा कुछ ढूंढा नहीं है। हम न्यूक्लियर की तरफ थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, एक बार बीच में दिया था, पीछे हो गए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस बार के बजट में हमने काफ़ी एम्बिशियस कुछ टारगेट्स रखे हैं बिल्कुल न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर। और मुझे लगता है कि जब ब्राज़ील से प्रधानमंत्री नामीबिया जाएंगे तो नामीबिया एक यूरेनियम की बहुत बड़ी उनकी रिसोर्सेज हैं, तो शायद उस दिशा में और इस पर कहीं ना कहीं तालमेल बिठाया जाएगा जो हमारी न्यूक्लियर पावर जनरेशन का एम्बिशन है। और फिर सोलर दूसरे सोलर एनर्जी जिसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की स्फीयर में हम अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी पॉसिबल हो सके हम टेक्नोलॉजीज लाएं, अपने यहाँ इंडिजिनस इन्वेंशंस इनोवेशंस करें। जी, सोलर जो हमारा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से जो हमने प्रयास किया, सर आप जो बात करें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम ग्रीन एनर्जी की ओर जाते हैं तो ऐसे में हम जलवायु परिवर्तन की समस्या को भी एड्रेस करते हैं। इस विषय पे आप दोनों से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।